गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की गुलिस्तान अदब जो आपकी किताब है उर्दू की, उसका 5वां चैप्टर। ठीक है, जिसका क्या नाम है, मीर बाकर अली दास्तान गो। ठीक है, इसके बाकी चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले के, और जो बाद के चैप्टर है वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो है ये विद आंसर रहने वाली है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी बुक वर्क है वो सब लिख के दिखाया जाता है, ताकि आपकी इमला वगैरह की भी गलतियाँ ना हो। ठीक है, वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मीर बाकर अली को किसने लिखा है। ठीक है, और अगर ये खाका है तो खाका किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खाका इस्तिलाही मानी में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लव स्केच का तर्जुमा है। ठीक है, यानी अगर हम लोग इस्तिलाही यानी लुग़वी मायने और इस तरह से बात करें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इसका मतलब होता है कि किसी का स्केच ड्रॉ करना। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पर्सनल स्केच या फिर पेन पोर्ट्रेट की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, लिखते हैं आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। यानी आजकल लोग क्या करते हैं, खाका ही लिखते हैं, है ना। पहले क्या होता था, सवाने उम्रियाँ लिखी जाती थी तो वो बहुत लंबी लंबी होती थी। खाके में हम क्या करते हैं, किसी शख्सियत का एक पहलू, एक जाविया, या पहली उसकी मुलाकात, या उसकी ओवरऑल शख्सियत क्या है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं खाके से मुराद एक ऐसी नस्री तहरीर से होती है जिसमें किसी शख्स की मुनफरद द्वार नुमाया खसूसियात को इस अंदाज में बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। ठीक है, यानी अब हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में लोग जानना चाहते हों। ठीक है, और उसकी जो खसूसियात है, जो क्या है, दूसरों से अलग है ना, मुनफरद है और नुमाया है, उसको हम इस अंदाज में बयान करते हैं कि उस आदमी की जो शख्सियत है वो क्या हो, उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने चलती फिरती नज़र आने लगे। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है उसके लिए ख़यालात, अफ़कार, सीरत व किरदार, आदात और अतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। यानी उसको सिर्फ यही नहीं है कि हमें सिर्फ उसकी शक्ल सूरत बतानी है, उसका हुलिया बताना है। हमें उसके ख़यालात कि वो कैसे ख़यालात का मालिक है ना, किस तरह की फ़िक्र उसके दिमाग में चलती है। ठीक है, फ़िक्र टेंशन वाली फ़िक्र नहीं कि 90% आना है। फ़िक्र मतलब होता है कि वो क्या सोचता है। ठीक है, थिंकिंग क्या है उसकी। सीरत और किरदार, है ना, कैसी शख्सियत का मालिक है, किरदार कैसा है, गुस्से वाला है ना, उसका कैरेक्टर कैसा है। आदात और अतवार, क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने में पसंद है ना, किस तरह से रहता है, पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आएँ। लिखते हैं खाके का मकसद ही ये होता है कि मुतअक्किल शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी हुसूसियत में ऐसे नुमायाँ औसाफ बयान किए जाएँ जो उसकी इनफरादियत और पहचान का ज़रिया हों। यानी जिसका भी हम खाका लिख रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको एक बहुत अच्छे रूप में प्रेजेंट करेंगे, है ना, ताकि वो एक समाज से, सोसाइटी से अलग हट के दिखे। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसके लिए खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से ना सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है बल्कि उससे वाक़फ़ियत और क़ुर्बत भी ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मुझसे एक बार मिल लें और मेरी खाका लिख सकते हैं। आपको मुझसे मुतासिर होना चाहिए पहले तो, है ना। जैसे मान लीजिए आप इम्प्रेस हो गए कि भाई मैम इतनी कम एज में इतना ज़्यादा मतलब चैनल बनाती है, इतना अच्छा पढ़ा लेती हैं, है ना। चलिए खैर, मैं अपनी मुँह तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी, है ना, कुछ हद तक तो है ना मेरे अंदर कि भाई मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को और आप लोग वीडियो को पसंद भी करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना। खैर दिया तो अल्लाह ने ही है सबको, लेकिन फिर भी अब आप मान लीजिए मेरे चैनल से आप मुझसे मुतासिर हो गए, तो सिर्फ ये मुतासिर होना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, आपको मुझसे वाक़फ़ियत होनी चाहिए। ठीक है, और क़ुर्बत भी होनी चाहिए। क़ुर्बत मतलब कि आप मेरे साथ बैठे उठे हों, है ना, कुछ वक्त हमने साथ गुजारा हो, ताकि आप मुझे समझ पाएँ। देखिए क्या होता है, जब हम किसी से ना एक दो मीटिंग के लिए मिलते हैं तो हम उसको वही समझ पाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहता है ना। अभी आप आके बैठे और या हम अभी वीडियो में बात कर रहे हैं जैसे, तो मैं आपसे बड़े पोलाइटली बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, क्या पता रियल लाइफ में मैं कितनी गुस्से वाली हूँ।
है ना। तो क़ुर्बत भी ज़रूरी होती है ताकि आप उसको ना बिल्कुल जैसा वो है वैसे उसे पेश कर पाएँ। ठीक है, आगे लिखते हैं। खाका निगारी सवानी निगारी से मुख्तलिफ है। यानी अगर सवानी निगारी की जैसे भी मैंने बात की, उससे खाका निगारी अलग है। क्यों? क्योंकि सवानी में क्या होता है बेटा, वो कब पैदा हुआ, है ना, माँ बाप कौन थे, भाई बहन कौन थे, कब कहाँ पढ़ाई की, कहाँ उसने कौन सी ज़िंदगी गुजारी, बचपना कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई की तो कितनी की, पास हुए तो कहाँ हुए, तमाम वाक़यात होते हैं और तरतीब से होते हैं। ठीक है। और जबकि अगर हम खाके की बात करते हैं तो खाके में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत बातें, जैसे मान लीजिए अब सनराइज़ स्टडी बड़ा फेमस है या जो भी है, तो आप मुझसे मिले तो आप क्या करेंगे कि भाई आपने मुझे देखा कि मैं कैसी हूँ, है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जब आप आए मैंने क्या पहन रखा था, अगर मैं आप आए तो मैंने आपसे कैसे बात की, है ना, नाश्ता या जो भी था वो आपके साथ किया या नहीं किया, है ना। ये सारी चीज़ें कि सचमुच मैं आपसे उतने ही प्यार से मिली जितने प्यार से मैं आपको पढ़ाती हूँ, या उस वक्त जब आप आए थे तो मेरे अंदर कुछ एटीट्यूड आपको देखने को मिला, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, लिखनी होती है। वही एक खाका होता है ना, कि भाई क्या चीज़ है उस इंसान में। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि खाका और सवाने अलग है। कैसे? देखिए लिखते हैं, इसमें सवाने हयात की तरह वाक़यात तरतीब वाइज नहीं लिखे जाते, यानी तरतीब से नहीं होंगे कि कब वो इंसान कब पैदा हुआ, कब मरा, नहीं। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कब कहाँ पैदा हुई हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, या मैंने कितनी तालीम हासिल की है, ये चीज़ें यहाँ पे मायने नहीं रखती। ठीक है, आप मेरा खाका लिखेंगे तो मेरे ऊपर लिखेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लिखेंगे कि भाई मैम इतनी पढ़ी लिखी हैं, जो मेरी आला तालीम है वो आप लिखेंगे ज़रूर। लेकिन अब मैं बीए में क्या करा था और एमए में क्या हुई, या क्या मैं बीएड किया नहीं किया, या मैंने पीएचडी की नहीं की, तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली बिल्कुल परसेंटेज कितने आए, या अगर मैं टॉप करा तो मुझे प्राइज़ में क्या मिला, ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी उस वक्त, है ना। लेकिन अगर आप सवाने लिख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, लिखते हैं। और नहीं, तमाम हालात और वाक़यात का बयान करना ज़रूरी होता है। नहीं आपको मेरी ज़िंदगी में घटे सारे वाक़ये पता हों। ठीक है, बस आप क्योंकि मुझसे मिल रहे हैं सनराइज़ स्टडी के पर्पज़ से, हाँ, तो आप जब मेरा खाका लिखेंगे तो आप ये वाक़या ज़रूर मुझसे पूछ लेंगे कि मैम आपके दिमाग में ये क्यों आया कि आप उर्दू पढ़ें, या आपके दिमाग में क्यों आया कि आप ये सनराइज़ स्टडी चैनल बनाएँ। आ रही है बात समझ में? सारे वाक़यात लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लिखते हैं, बयान करना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि खाका निगारी में हालात और वाक़यात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है। ज़मनी मतलब बस ऊपर-ऊपर, सतही तौर पर। ठीक है, जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं, यानी जिससे शख्सियत की एक अक्कासी आपके सामने हो जाए कि ये शख्स है कैसा। ठीक है, लिखते हैं, खाका निगार किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन इसकी तहरीर में मरबूआत का इज़हार नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना लगे कि आप किसी से मुरव्वत कर रहे हैं, ठीक है, या आप सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं, उसकी बुराइयों को छुपाए ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं, इसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदार हो, है ना, यानी ये ना लगे कि आप उसकी तरफ झुके जा रहे हैं, जानिबदारी कर रहे हैं। जानिबदारी मतलब क्या होता है कि आप उसके प्लस पॉइंट्स तो दिखा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों का बयान किया जाए, है ना। अगर मेरी कोई 2 अच्छी आदतें आप लिख रहे हैं तो मेरी कोई 2 बुरी आदतें भी आपको लिखनी पड़ेंगी, है ना। अब ये नहीं है कि नहीं है तो आप बना के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब जो चीज़ है वो लिखनी है ना। और इंसान तो अच्छाई और बुराई का पुतला होता है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही हों, है ना। ठीक है, आगे लिखते हैं, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने ना आ सकेगी, जो खाका निगारी का अक्सर मकसद होता है। ठीक है, यानी अगर हम उस पर पार्शलिटी करेंगे तो असल तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पाएगी। जिस तरह खूबियों का बयान मरबूत से पाक होना चाहिए, इसी तरह खामियों का बयान भी ज़ाती दुश्मनी और अनाप का पहलू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस तरह से आप बिल्कुल फेयर होके उसकी अच्छाइयाँ लिख रहे हैं, इसी तरह से आपको बिल्कुल फेयरली उसकी बुराइयाँ लिखनी है। अब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है तो आप उसकी बुराइयाँ ही भरते चले जाएं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। खामियों के बयान में भी अपनाइयत का एहसास नुमाया होना चाहिए, यानी अगर आप मेरी कोई खामी लिखेंगी कि मान लीजिए मैम बहुत बोलती हैं, तो आपको वो भी इस अंदाज में लिखना है कि वो अच्छा ही लगे मेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा खाका है वो लिखा किसने है, वो शाहिद अहमद दहलवी साहब ने लिखा है।
ठीक है। तो पहला हम थोड़ा सा शाहिद अहमद दहलवी साहब के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 1906 में पैदा हुए थे और 67 में इनकी वफ़ात हो गई थी। शाहिद अहमद दहलवी दिल्ली में पैदा हुए थे। वो उर्दू के मुमताज़ नस्र निगार मौलवी नज़ीर अहमद के पोते थे, है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उनके ये पोते थे। उन्होंने दिल्ली से साक़ी के नाम से एक महानामा जारी किया जो बहुत मशहूर हुआ, ठीक है। ये आपका क्या है, रिसाला था, जो महीने में एक बार निकलता था। रिसाला साक़ी की बदौलत अनगिनत शायर और अदीब मंजर आम पर आए, यानी रिसाले में ही लोग क्या करते थे, अपने आर्टिकल्स वगैरह देते थे, जिसकी वजह से वो लोग भी क्या हो गए, फेमस हो गए। लिखते हैं, शाहिद अहमद दहलवी को अपने दादा की तरह दिल्ली की ज़बान पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। जिस तरह से डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं, है ना, बहुत अच्छा उर्दू लिखते, बहुत अच्छी उर्दू जानते थे और दिल्ली की उर्दू बहुत अच्छी जानते थे, ठीक है। इसी तरह से ये भी जानते थे, वो कम से कम और मौजून तरीन अल्फाज में अपनी बात कह जाते थे, यानी बात मुकम्मल हो जाएगी लेकिन जुमला बहुत छोटा होगा। सितंबर 1947 में शाहिद अहमद पाकिस्तान चले गए, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। वहाँ से रिसाला साक़ी जारी किया, यानी दोबारा से वो रिसाला जारी करने लगे। पाकिस्तान में उन्होंने नावल, अफसाने, ड्रामे और नफ्सियाती किताबों के अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमे किए, यानी इंग्लिश किताबों के उन्होंने क्या करा, ट्रांसलेट करा, किस में, उर्दू में, ठीक है। आगे लिखते हैं, शाहिद अहमद दहलवी ने उर्दू के कई मशहूर और मकबूल अदीबों और शायरों के साथ साथ अपने बुज़ुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों पर इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती खाके लिखे हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे लोगों पे क्या करे हैं, खाके लिखे हैं, चाहे वो उनके दोस्त हों, चाहे वो उनके अजीज़ हों, है ना, और चाहे उस दौर के बड़े बुज़ुर्ग हों या फिर शायर और अदीबों कोई भी हों। उनका लिखा हुआ एक खाका दिल्ली की आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली भी है, ठीक है। पहले आपको पता है जब टीवी वगैरह नहीं होती थी तो क्या है, दास्तानें सुनी और सुनाई जाती थी। तो जो ये सुनाने वाले होते थे ना, ये अपना चार्ज वगैरह लेते थे, पैसे लेते थे, ठीक है, और दास्तानें बैठ के सुनाते थे, ठीक है। ये बड़े फेमस हुआ करते थे, लेकिन जब थिएटर वगैरह खुल गए तो इनकी जो मकबूलियत है वो ख़त्म होने लगी, ठीक है। तो ये दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। इसके बाद दास्तान गोई का सिलसिला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लिखते हैं, इस खाके में शाहिद अहमद दहलवी ने मीर बाकर अली की शख्सियत, सीरत और उनके दास्तान सुनाने के अंदाज़ को इस तरह से बयान किया है कि लगता है कि हम खुद मीर बाकर अली के रूबरू मौजूद हैं, ठीक है। यानी इसमें अगर आप इस खाके को पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने इस अंदाज से उनको बयान किया जैसा आपको लगता है कि शायद मीर बाकर अली हमारे सामने बैठे हमें दास्तान सुना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका खुलासा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, ठीक है। तो अब हम लोग मीर बाकर अली जो दास्तान गो थे उनके बारे में जानते हैं। देखिए, लिखते हैं, दास्तान गोई भी एक फ़न था और दरबारों से वाबस्ता था। जब दरबार ख़त्म हुए तो ये फ़न भी ख़त्म होता चला गया। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी थे मीर बाकर अली दास्तान गो, जो तक़सीम वतन के बाद ज़िंदा रहे। शाहिद दहलवी ने उन्हें करीब से देखा भी था और उनकी दास्तानें भी सुनी थीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बादशाहों के लिए दास्तान गो हुआ करते थे, जो उन्हें पैसे दिया करते थे और उनसे दास्तान सुनते थे। जब बादशाहत ख़त्म हो गई तो दास्तान गोई भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन उस दौरान सबसे आखिरी जो दास्तान गो बचे थे उनका क्या नाम है, मीर बाकर अली, जिनको शाहिद अहमद दहलवी ने पर्सनली देखा भी था, ठीक है, और उनसे दास्तानें भी सुनी थी, ठीक है। तो अब उनका ही जिक्र करते हुए लिखते हैं, क्या थे, दुबले पतले आदमी थे, सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी, सर पर दुपली, ठीक है, पाँव में देसी जूती, अंगरखा और चुस्त पजामा पहनते थे। 60-70 की उम्र के दरमियान खुलता हुआ रंग, जब उन्होंने देखा तो 60-70 साल की उम्र के थे, खुलता हुआ रंग था, यानी थोड़ा साफ रंग था, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, स्वांसनी नाक, ठीक है, मयाना कद, यानी बहुत लंबे चौड़े नहीं थे और बहुत बित्ते भर के भी नहीं थे, नॉर्मल थे, ठीक है। लिखते हैं, बातें करें तो मुंह से फूल झड़ा करते थे, क्योंकि उन्हें दास्तान सुनाने के लिए ही हायर किया जाता था, इसलिए उनकी ज़बान, उनका तलफ़ुज़, उनका लहजा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वही वहाँ यहाँ पे बात बता रहे हैं कि जब वो बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं,
दास्तान गोई में दूर दूर से बुलावे आया करते थे, यानी उन जब दास्तान सुनानी होती थी तो उनको बुला लिया जाता था कि चलो दास्तान सुनाओ चल के। ठीक है, राजा महाराजा उनके बड़े कदरदान थे। ठीक है, जो उस दौर के राजा महाराजा हुआ करते थे, जब उन्हें दास्तानें सुननी होती थी तो उनको ही बुलाते थे कि चलो ज़रा दास्तान सुनाओ। रियासत पटियाला में दास्तान गो की हैसियत से मुलाजिम भी हुए। ठीक है, यानी पटियाला की जो रियासत थी वहाँ पे दास्तान गो की हैसियत से मुलाजिम थे कि भाई आप हमें, जब हम आपको कहेंगे आप हमें कहानी सुनाएंगे और उसके बदले हम आपको महीने के इतने पैसे देंगे। ठीक है, आखिरी दौर तंगी में गुजरा। क्यों? क्योंकि रजवाड़े वगैरह सब ख़त्म हो गए थे, रियासतें ख़त्म हो गई थी, तो अब कौन रखता उन्हें। ठीक है, तो इसलिए आखिरी वक्त जब वो मरने के करीब आ गए थे, बुढ़ापा था, तो बहुत तंगी में गुजरा, यानी उनके पास पैसे नहीं थे। लिखते हैं सिनेमा की आमद की वजह से उनकी कद्र कम हो गई। ठीक है, यानी टीवी वगैरह आ गई थी, इसलिए उनकी कद्र क्या हो गई थी, कम हो गई थी। दिल्ली के हिंदू रईस छन्ना मल के यहाँ 40-50 रुपए पर मुलाजमत करते थे, पहाड़ी इमली पर रहा करते थे। ठीक है, अब क्या बताते हैं कि जो दिल्ली के एक हिंदू रईस थे छन्ना मल, उनके यहाँ ये 40-50 रुपए में मुलाजमत करते थे और वहीं उनके पास रहते थे। अब आगे देखिए, लिखते हैं इसके बाद शाहिद दहलवी उनकी दास्तान गोई का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में उनको दास्तान गोई करते सुना है, यानी गोई मतलब सुनाना है ना, यानी जब हम छोटे थे तो वो हमारे सामने बैठ के हम लोग को क्या करते थे, दास्तान सुनाते थे। लिखते हैं हफ्ते के मुकर्रर दिन वो घंटा 1.5 घंटा कहानी सुनाया करते थे। वो दास्तान अमीर हमज़ा का ही कुछ हिस्सा सुनाते थे। मीर साहब ही के मुताबिक उम्र भर में एक दफ़ा ही उन्होंने ये दास्तान ख़त्म की थी। दास्तान अमीर हमज़ा जो है वो बहुत बड़ी, बहुत ज़ख़ीम दास्तान है ना, पता नहीं कितनी जिल्दों पे वो मुश्तमिल है। तो कहते हैं कि वो ख़ुद अपने आप बोलते हैं मीर साहब कि मैंने अपनी पूरी उम्र में सिर्फ़ एक बार ही ये दास्तान को कंप्लीट किया है, यानी इतनी लंबी वो दास्तान है। आगे लिखते हैं मीर साहब के बुज़ुर्ग शाही दास्तान गो थे, यानी बादशाहों के महल में दास्तान गोई करते थे और वो बादशाह को दास्तान सुनाया करते थे। वही वाली बात यहाँ हो गई, उनके सुनाने में दास्तान तवील से तवील तर होती जाती थी। एक दिन दास्तान सुनाते वक्त एक ऐसा मौका आया कि आशिक माशूक के दरमियान सिर्फ एक पर्दा हायल था और इसी पर्दे के गिरने के बयान में उनके अजदाद ने 12 साल गुजारे। मतलब ये समझिए आप कि एक सीन है और सीन क्या है कि भाई ये हीरो बैठा है और ये हमारी हीरोइन बैठी है और इनके बीच में सिर्फ एक पर्दा है। ये पर्दा हटते ही ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। तो उस पर्दा के गिरने के लिए उन्होंने 12 साल का वक्त ले लिया। ठीक है, जैसे आप गोपी बहू वाला नाटक ले लीजिए, तो आजकल वैसे भी उसका बहुत ज़्यादा वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, मीम, है ना, कैसे कि वो धूमताना ना, वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, वो वहाँ से वहाँ तक आ गए, वहाँ से वहाँ आ गए, चाय भी पी ली, कॉफ़ी भी पी ली, तब भी वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, एक फ्लोर से वो नीचे नहीं गिर पाया है ना। वो मीम आप लोग ने भी देखे होंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो वही चीज़ के मतलब सिर्फ एक पर्दा गिराने के लिए उन्होंने 12 साल लगा दिए, है ना। यहाँ देखिए लिखते हैं ना, जब वो दास्तान सुना रहे तो दास्तान लंबी कर देते थे, तवील से तवील तर होती चली जाती थी। कैसे? तो देखिए बताते हैं कि आशिक यानी कि हो गया आपका हीरो, माशूक हो गई आपकी हीरोइन, के उन दरमियान सिर्फ एक पर्दा ही था। ठीक है, और इसी पर्दे के गिराने के बयान में उनके अजदाद यानी उनके अब्बा दादा जो रहे होंगे 12 साल गुजार दिए। लिखते हैं जब बादशाह का इश्तियाक हद से ज़्यादा बढ़ गया, यानी अब उसे लगने लगा यार क्या होगा आगे, आगे क्या होगा अब इसमें, है ना, तब क्या हुआ और उसने पर्दा गिराने का हुक्म दिया, तब कहीं जाकर पर्दा गिरा। समझ रहे हैं कि जब बादशाह ने कहा पर्दा गिराओ तभी पर्दा गिरा। अगर बादशाह का इश्तियाक अभी और ना बढ़ता, उसका दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट और नहीं बढ़ता, तो ये 12 की जगह 20 साल भी कर सकते थे इसको, है ना। ये क्या है, ये एक हुनर है, ये एक कला है जो सबको नहीं आ सकती। ठीक है, लिखते हैं मीर साहब रज़्म और बज़्म दोनों के बयान में यकता थे, यानी चाहे उनसे महफिल का बयान कर लो, रज़्म कहते हैं लड़ाई झगड़े को, बज़्म कहते हैं महफिल को, है ना। चाहे उनसे लड़ाई झगड़े का बयान ले लो या फिर महफिल का बयान ले लो, दोनों वो बिल्कुल बराबर करते थे। ठीक है, बस पूरा नक्शा खींच दिया करते थे, यानी पूरा नक्शा बहुत बढ़िया से खींचते थे। आवाज़ के ज़ेरो बम से तासर में इजाफ़ा किया करते थे, यानी आवाज़ को तेज़ करना, हल्का करना, बिल्कुल स्लो कर लेना,
है ना, या मुंह से और तरह तरह की आवाज़ें निकालना, जिससे वो क्या करते थे, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे। अमीर हमज़ा और अय्यारों का जिक्र कर इस अंदाज से करते कि हंसते हंसते लोट पोट कर दिया करते। ठीक है, हथियार का जिक्र आया तो 150 हथियारों के नाम गिना दिए। मीर साहब दरमियान में सवाल पूछने से खुश होते थे और पूरी तफसील बताते थे। यानी अगर वो कहानी सुना रहे हैं तो आप बीच में सवाल पूछेंगे ना कि भाई अरे ये हुआ तो क्यों हुआ, तो वो उसका जवाब भी देंगे और उल्टा खुश भी होंगे कि भाई इसने तो मुझसे सवाल पूछा, यानी ये मेरी कहानी को ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, मसलन औरत के हुस्न को बयान करने पर आए तो ज़मीन और आसमान के क़ुलाबे मिला दे, है ना। यानी अगर कहें कि वो कितनी खूबसूरत थी तो मतलब परियां और हूरे सब फेल हैं उनके आगे, फिर इतनी खूबसूरत वो औरत को कर देंगे। लिखते हैं औरत की चाल की सैकड़ों किस्में गिना डालें। यानी औरतें जो चलती हैं, है ना, तो जो उनके चलने का तरीक़ा है उसकी वो सैकड़ों किस्में गिना सकते थे कि कौन कौन सी औरतें किस किस स्टाइल से चलती हैं, है ना। जैसे आजकल होता है ना, आप लोग 100 तरह के सैंडल्स और पता नहीं क्या क्या गिनवा लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं कि अगर वो चलने की बात करें तो औरतों की चलने की 100 किस्में गिना सकते थे। लिखते हैं बन सवर कर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। ठीक है, 1.5 घंटा गुजर गया है मगर बेगम दहलीज पर ना फलांग पाई। यानी अगर उनको ये है कि एक बेगम है वो इस कमरे से तैयार होके निकल के दूसरे कमरे में आने हैं, तो पता है वो यहाँ से निकलने में ही उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया कि वो इस दहलीज को ही नींद नांग पाई। ठीक है, लिखते हैं मीर साहब का बयान इतना पुरलुत्फ़ होता था कि कहीं भी बेकैफ़ी का एहसास नहीं होता था। ठीक है, नहीं कहीं ऐसा नहीं लगता था कि ये तो बेकार की बातें हैं या शायद ये बीच में खामोखा में घुसेड़ दिया गया, ऐसा नहीं लगता था। ठीक है, उन्होंने ये मालूमात बड़ी मेहनत से हासिल की थी। यानी जो ये तरीक़ा है जिस तरह से वो सुनाते हैं ये उनका ख़ानदानी था और बड़ी मेहनत से उन्हें मिला था। तिबिया कॉलेज खुलने पर मीर साहब ने 60 साल की उम्र में दाखिला लिया था और वहाँ से सनद भी हासिल की थी। ठीक है, यानी जब दिल्ली में तिबिया कॉलेज खुला तो 60 साल की उम्र में थे, तब भी उन्होंने दाखिला लिया और मेडिकल से तिब वो भी ली, सनद भी ली। ठीक है, लिखते हैं मीर साहब की महफिल में उजली चांदनी का फर्श होता था। चांदनी सफ़ेद चादर को कहते हैं। ठीक है, मीर साहब के लिए एक छोटा सा तख्त बिछाया जाता था, इस पर कालीन और गाँव तकिए लगाए जाते थे। ठीक है, सामीन गाँव तकिए से लगकर बैठ जाते थे, पान और हुक्के का दौर चलता रहता। ठीक है, अब ये सब नवाब शाही अंदाज है कि पान खाया जा रहा है, गाँव तकिए से लगे सब बैठे हैं, हुक्का पिया जा रहा है। ठीक है, लिखते हैं गर्मियों में शरबत और सर्दियों में चाय से तो तवाज़ो की जाती थी, है ना, यानी तवाज़ो करना यानी मेहमान नवाजी करना। मीर साहब तख्त पर बैठते, ठीक है, कटोरे या गिलास, अब ये क्या है, मीर साहब कहाँ बैठ गए, तख्त पर बैठ गए। ठीक है, और तख्त पर बैठकर क्या कर रहे हैं, कटोरे या गिलास में पानी मंगवाते। ठीक है, और पानी मंगवाने के बाद क्या करते, उसमें अफ़ीम घोलते। देखिए, लेकिन अब पानी में अफ़ीम घोलते, उसको पीते, फिर चाय का एक घूंट पीते। ठीक है, अब ये पहले ज़माने में ये सब चीज़ें की जाती थी और वो नॉर्मल चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, देखते हैं दिल्ली में दास्तान सुनाने के 2 रुपए लेते थे, बाद में 2 रुपए भी लोगों को अखरने लगे, है ना, कि यार क्यों लेते हैं 2 रुपए दास्तान सुनाने के। इसलिए मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा मीर साहब मेरे घर आके दास्तान सुना दीजिएगा, तो वो मुझसे 2 रुपए ले लेंगे। अब चाहे मेरे घर में कितने भी लोग बैठे हो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो दास्तान सुना के चले जाएंगे। लेकिन बाद में लोग उन्हें 2 रुपए भी नहीं देते थे। तो कहते हैं इसलिए मीर साहब ने घर पर दास्तान सुनानी शुरू कर दी थी और टिकट 1 आना कर दिया था। ठीक है, नहीं वो अपने घर में सुनाते थे और कहते थे जिसे सुनना है वो आ जाए, 1 आने का टिकट लगेगा। लिखते हैं 10-20 सुनने वाले आ जाया करते थे। लोग फरमाइश करके भी रज़्म या बज़्म का बयान सुना करते थे कि आज हमें लड़ाई की सुननी है या आज हमें महफ़िल वाली सुननी है, जो सुननी है। ठीक है, मीर महमूद अली ने कलकत्ता के एक दास्तान गो का जिक्र किया है जो किताब की मदद से दास्तान सुनाया करते थे, जिसे सुनकर उन्हें मीर बाकर अली की याद आती है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली और लखनऊ के दास्तान गो में कोई भी ऐसा ना था जो उनकी दास्तान गोई की अज़मत को तस्लीम ना करता हो। यानी सब उनको मानते थे कि वाकई यही हैं जो सबसे अच्छे दास्तान गो हैं। ठीक है, मीर बाकर अली लिखते हैं जब दास्तान सुनने वाले ना रहे तो उन्होंने कई किताबें और किताबचे लिखे। मसलन किताबचा आपका किताब लिखा बच्चा गाड़ी खान ने मम्मल जान को तलाक दी।
ठीक है। लिखा है पाजी पड़ोसन, मौला बख्श। ये मौला बख्श हाथी तो आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, है ना। मेरे ख्याल में 9th या 10th क्लास में ही है मौला बख्श हाथी बहादुर शाह ज़फ़र का, ठीक है, जिसके लिए लाहौरी दरवाज़ा तोड़वाया जाता है। लिखते हैं उनके मज़ामीन भी शाया हुए, लेकिन तकरीर में जो जादू था वो तहरीर में ना पाया, है ना। यानी जो चीज़ सुनाने में अच्छी थी ना, वो चीज़ लिखने में नहीं आई, ठीक है। हर चीज़ की अपनी अपनी एक हुनर होता है। लिखते वो अपने नाना मीर बेड़ा के उस शागिर्द थे, ठीक है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े आला पाए के दास्तान गो थे। आखिर उम्र बड़ी तंग दस्ती में गुजरी और इस फनकार को अपने आखिरी दौर में छालिया तक बेचना पड़ी। ये तो बहुत बुरा हुआ था लोगों के साथ। मैं सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा अफसोस सा होता है, मतलब मेरे समझ नहीं आता। खैर ये तो दुनिया का एक नियम भी है ना, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अफसोस होता है कि मतलब इतना बड़ा आदमी, इतना सब कुछ जो शाही दरबार से वाबस्ता है, और इस हालत में बड़ा कि छालियाँ तक बेची अपने गुजारा करने के लिए, है ना। तो बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। चलिए खैर आगे आ जाते हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मुसन्निफ़ ने मीर बाकर अली का जो हुलिया बयान किया है उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो यहाँ आप पूरा पढ़ चुके हैं। सफ़ेद दाढ़ी थी, है ना, पाँव में चप्पलें पहनते थे, चुस्त पैजामा और अंगरखा पहना करते थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, मीर बाकर अली दास्तान गो किस तरह दास्तान सुनाया करते थे। तो किस तरह से दास्तान सुनाते थे कि भाई पहले उनके लिए चांदनी बिछेगी, है ना, फिर आप मतलब आपका चाय वाय पी जाएगी, हुक्का वगैरह किया जाएगा, और फिर इस अंदाज में सुनाते थे कि हर चीज़ हमारी आंखों के सामने आ जाए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा है कि मीर बाकर अली की दास्तान सुनने के लिए क्या क्या एहतमाम किए जाते थे। तो यहाँ पे भी आप वही बात लिखेंगे, चांदनी बिछाई जाती थी, गौ तकिए लगाए जाते थे, उनके लिए तख्त बिछाया जाता था कि भाई वो अलग से दिखाई दे, है ना। फिर वो खुद अफीम पीते थे, चाय पीते थे, ये सब, ठीक है। आगे देखिए लिखते हैं, मीर बाकर अली ने अपने घर पर दास्तान कहनी क्यों शुरू कर दी थी। क्योंकि वो कहीं जाते थे तो 2 रुपये मांगते थे, लोग उन्हें 2 रुपये देते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, अपने घर में ही दास्तान सुनानी शुरू कर दी थी। अगला देखिए सवाल, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मीर बाकर अली ने कौन सी किताबें लिखी हैं। तो जो किताबें लिखी हैं वो आप यहाँ से लिख लेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है चाय की खूबी ये है कि वो लब बंद, लबरेज और लबसोज हो। इन लफ्ज़ों की वजाहत कीजिए, है ना। यानी लब बंद मतलब बहुत मीठी हो, है ना। यहाँ पे लबरेज का मतलब क्या होता है, पूरी भरी हुई प्याली हो, ठीक है। और लबसोज का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट खूबी है, ये अक्सर पेपर में भी पूछ ली जाती है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और यहीं पे आके आपका चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप ख़ुद नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब वीडियो फिनिश हो रही है। अगर आपको ज़रा सा भी लगा है कि हाँ भाई मैम ने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है, और जो मैम ने पढ़ाया है वो हमारे समझ में आया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।